कि डेंगू जो है वो आपका वायरल फीवर है। तो जब भी कोई वायरल फीवर अगर ऐसा होता है तो उसमें बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो डाउन हो जाती है, प्लेटलेट जो बनाने की क्षमता होती है हमारे शरीर की वो कम हो जाती है। तो इसीलिए वो एक पार्ट ऑफ द डिजीज़ है। जब तक ये ड्यूरेशन मैंने आपको बताया कि 3 से 6 दिन तक जो है स्टार्टिंग में प्लेटलेट जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में आपको रहता है, और उसके बाद जैसे ही बुखार जब नहीं आता है, बॉडी भी अपना इम्यूनिटी जो होता है वो डेवलप करता है, तो प्लेटलेट जो होता है वो सडन राइज करना शुरू हो जाता है। और जब एक बार बढ़ता है तो वो बढ़ते हुए क्रम में ही रहता है, प्रोवाइडेड कि आपको भी साथ में जो है अपना खाने पीने जो है उस पर भी आपको इंटेक बढ़ाना होगा। स्टार्टिंग में पेशेंट को जो है वो वोमिटिंग और नॉजेटिंग रहता है तो उतना ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, बट मुंह के द्वारा जो है आप ओरल फ्रूट्स जैसे इलेक्ट्रल पाउडर और ओआरएस का घोल जो है वो आपको रेगुलर पीते रहना है, जितना आपको डॉक्टर ने निर्देश दिया है उस आधार पर। अब इसमें जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि बकरी का दूध और कोई भी पपीते का जो टैबलेट्स और आया हुआ है, तो इसमें कोई रोल नहीं है। कोई भी गाइडलाइन या किताबें जो हैं वो उसको नहीं एडवोकेट करती हैं कि कहीं पे देने का है। और हम लोगों ने अभी तक तो 300-400 पेशेंट देखा है और किया है, किसी में हम लोगों ने वैसा नहीं दिया हुआ है। प्लेटलेट चढ़ाने का जो होता है वो एक अपना इंडिकेशन है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो जैसे ही आपका एक वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो होता है वो जैसे ही आपका ख़त्म होगा, आपका जो प्लेटलेट है वो बॉडी बनाना शुरू कर देगा और वो सडन राइज होगा। तो किसी भी तरह से अगर कोई आपको कहते हैं तो वो पपीते का और ये टैबलेट के फॉर्म में या जूस के फॉर्म में या फिर बकरी का दूध, इसको बिल्कुल ही नहीं लें, क्योंकि ये लेने से जो है इससे भी आपका जो है बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे बकरी का दूध है, अगर बिना बॉयल किए हुए अगर आप पीते हैं, बहुत सारे लोग पी रहे हैं, तो उसमें ब्रूसेलोसिस नामक एक बीमारी है, वो एक होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। लगातार अगर किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, अगर डायरिया दस्त हो रहा है, या अगर हमारे बॉडी में जो हम लोग जैसे हेमाटोक्रिट अगर देखते हैं कि वो बढ़ते हुए क्रम में है, हमारा अगर हीमोग्लोबिन में अगर लॉस अगर हो रहा है, तो हमें पल्स को भी देखना है। अगर दिल की धड़कन अगर उसमें भी कमी हो जा रही है, यानी कि पेशेंट जो है हमारा बीपी फॉल कर रहा है, और उसको हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है उस स्टेज में पेशेंट होता है, उसमें हमें अर्जेंट जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन करना है पेशेंट का। और जो नसों के द्वारा जो होता है वो हमें फ्लूइड देना होता है, और बीपी मॉनिटरिंग उसमें की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो होता है हमारे बॉडी में जो है हमारे अंदर पानी का और उसका कहीं से खून हमारा लॉस नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करने का है। साथ ही साथ प्लेटलेट देखने का है। अगर हीमोग्लोबिन हमारा बहुत ही कम है, 8 ग्राम से अगर कम हीमोग्लोबिन अगर हमारा है, अगर कहीं से हमारा प्लेटलेट यानी कि ब्लड लॉस अगर हो रहा है, तो प्लेटलेट जो इतना भी आपका कट ऑफ वैल्यू होगा हम लोग उसके लिए वेट नहीं करते हैं। वहाँ पे हमारा ब्लड चढ़ाना या प्लेटलेट चढ़ाना ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटाइजेशन है। और उसके साथ साथ में जो है फ्लूइड देना, ये दोनों के द्वारा जो होता है ये हम लोग पेशेंट को रीअसेस करते हैं टाइम टू टाइम में। और उसी के साथ में इनटेक और आउटपुट, इस दोनों को भी जो होता है वो बैलेंस किया जाता है कि हम लोग जितना फ्लूइड दे रहे हैं आईवी फ्लूइड, उतना पेशेंट जो है आउटपुट पेशेंट का कितना है या नहीं है। पेशेंट जब शॉक में होता है तो स्किन जो होते हैं वो उसके डिहाइड्रेटेड वाले जो साइंस होते हैं वो सब होता है। जैसे स्किन का ड्राइनेस होना आपका हुआ, जो स्किन जब हम लोग पिंच करते हैं तो वो काफ़ी धीरे धीरे जो होता है अपने नॉर्मल स्टेज में जाता है। तो ये सब जो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन होता है वो देखना। जीभ यानी टंग को हम लोग देखते हैं वो सूखा हुआ है, पेशाब जो है वो घंटे घंटे कितना हो रहा है, तो ये सभी का मॉनिटरिंग जो होता है वो किया जाता है। क्योंकि जब डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट चला जाता है तो फिर वो एक जो है एक इमरजेंसी है, और मरीज़ को उसमें एडमिट करके अस्पताल में ही उसका ट्रीटमेंट करना है अंडर मॉनिटरिंग, उसको घर में बैठ करके नहीं कराना है। और जब भी वैसा कुछ अगर लगे तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने का है।